पिछले वीडियोज़ में हमने आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आंसर्स का रिवीजन किए थे। तो आज हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चंस आंसर का रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बिहार दरोगा जेपीएससी, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा एवं अन्य एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के निष्ठ क्वेश्चंस के माध्यम से पहला प्रश्न है कि भेड़, उल्लक, खरगोश तथा हिरण में से पहला सफल क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो भेड़ का। नेक्स्ट है NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम गरिमा था। गरिमा 2 एक नाम है क्लोन भैंस का, यानी क्लोनिंग एक भैंस का नाम है यह गरिमा 2। नेक्स्ट में हम देखते हैं काई कोशिका न्यूक्लिय अंतर प्रौद्योगिकी यानी कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग जंतु की जन्य क्लोनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर एवं बाहर दोनों तरफ से आपको हरा था, तो ताइवान देश ने ऐसा क्लोन तैयार किया है सुअरों का। इंजोज ऊँट का एक क्लोनिंग नेम है, यानी कि ऊँट के द्वारा जो क्लोन तैयार किया गया उसको हम इंजोज कहते हैं। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन किया है तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के संदर्भ में कौन सा कथन इन चारों में से सही है, जिसमें कुछ सफलता के साथ परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो यानी कि इसमें पहला पॉइंट है रोग प्रतिरोध है, ये बात है, और वृद्धि प्रवर्धन और जंतु क्लोनिंग, ये तीनों बातें सत्य है, और चौथा नहीं हुआ है। नहीं मतलब इसका सफल टेस्टिंग किया हुआ है। आगे है वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी होगी। तो इसमें हो जाएगा आपको पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, परंतु उसकी मदद से सभी मानव रोगों का कारण ज्ञात हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर ये आपको एक पुनर्योगज DNA तकनीक के चरण दिए हुए हैं, और उसमें बताना है कि कौन सा क्रम पहले होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इसका एक ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें हमने सजाया है, इसमें पहला हो जाता है आपको आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं DNA, दूसरा में DNA का विखंडन होता है दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में होता है इच्छित DNA खंडों का पृथक्करण, और चौथा स्टेज में होता है रुचि वाले जीन का परिवर्धन, और पांचवें स्टेज में DNA खंड को वाहक में जोड़ना, और छठा स्टेज में होता है पुनर्योगज DNA का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, और सातवां हो जाएगा बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति एंड द लास्ट वन प्रवाहिक प्रक्रिया। यानी कि यह एक पुनर्योगज DNA टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम है जिसके द्वारा इसी विधि से इसका क्रम यानी कि इसका प्रोसेस होता है। अगला हो जाएगा विश्व स्तर का प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से संबंध रखता है। नेक्स्ट है रुधिर शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होए, और जो कई गंभीर बीमारियों और शोध का केंद्र बिंदु है, उसको हम लोग स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है
स्टेम कोशिकाएं, अब यहाँ पर बताना है कि स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है, यानी कि स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है, यही बताना है। तो पहला जो है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जाती हैं, ना, ये गलत है। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है, ये बात सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के प्रयोग में की जाती है, यही बात, यानी कि 2 और तीसरा स्टेटमेंट स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में सही है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत क्या है, तो अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं होती है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी क्या है, तो एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपगम है, यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें कि उपागम है, जिसमें कि एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन में यूज किया जाता है, यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है जिसमें एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या है, तो संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, यानी कि 3 बातें बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक की विशेषता है। अगला है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है जीवाणु से। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। जिस जीवाणु के आविश जीन का इस पारजीनिक कपास में अंतरण हुआ है उस जीवाणु का नाम है आपको बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस। सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है उसका नाम है जीवाणु। और यहाँ पर कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न। कथन, कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है, ये बात सही है। कारण, बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, कारण भी सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों बातें सत्य है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है। बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि बीटी 52 बैगन विकसित करने का लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना है, यानी कि इसे नाशक जीव सह बनाना है। मीठी बैगन है एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश, यानी कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है और चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण क्या है इन चारों में से। तो यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो गलत है और तीसरा दिया है कि आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये बातें इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। और चौथा में यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, यानी कि तीसरा और चौथा यही 2 रीजन था जिसके चलते भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण बना बीटी बैगन। अब यहाँ पर है कि बताना है कि चारों स्टेटमेंट से कौन सा कथन सही है। पहला है कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाले आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, ये बात सही है। बी है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं, पौधे पर पकने के बाद बाजार में हस्तांतरित किए जाते हैं, ये बात सही है। परंतु सी जो है गलत है, यानी कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों से पूर्ण रुचिकी सरणी का अभाव होता है, ये बात गलत है। यानी कि ए और बी स्टेटमेंट सही है और सी गलत है, यानी कि ए भी सही है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है और तीनों पॉइंट में से बताना है कि वह जो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है, तो है आपका पॉइंट कोशिका द्रव पर नरबद्धता और जीन निर्वक्तता। भारत में विकसित आनुवंशिक रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों
यहाँ जीएम सरसों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसमें हो जाएगा जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। अब यहाँ पर है कि जीव प्रकारों में से वह जिनकी कुछ जातियों को जैव कीटनाशियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें तीनों का इस्तेमाल यानी कि जीवाणु, कवक और पुष्पीय पौधों यानी तीनों का यूज जो होता है कीटनाशियों के रूप में किया जाता है। अब अगला पॉइंट है बैसिलस थुरिजिएंसिस, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस पोलीमिक्सा तथा बैसिलस ब्रेविस में से जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। तो बैसिलस यानी कि जो एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है तो बैसिलस थुरिजिएंसिस एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक का एग्जाम्पल है। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों में संभावना होती है अंकुरक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगाने की। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है वह है आपको ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तन पौधे तथा जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंदग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है साधारणतः उर्वरबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेती में, यानी कि तंबाकू खेती में उर्वरबैंकी खरपतवार पाया जाता है। वीट, बकवीट, मैक्रोनी वीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकल में से परजीवी पादप उदाहरण है आपको गोल्डन राइस, यानी गोल्डन राइस एक परजीवी पादप है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। यहाँ पर कथन एवं कारण वाले सवाल को देखते हैं। कथन में दिया है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए है। बात सही है, यानी कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। कारण में दिए चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। यानी कि कारण और कथन दोनों वाक्य सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण यानी कि उसकी स्पष्ट व्याख्या भी बताता है। अगला है सुनहरी गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है। यानी कि सुनहरी गोल्डन चावल में एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो में रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।